हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर केल्विन में। तो आज हम अपने शुरू करने जा रहे हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज यानी कि केस स्टडीज। वो एमसीक्यूज जो बेस होंगे आपके केस स्टडीज पर। आपको एक केस दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो सकता है 5 क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछ ले। इससे पहले हम नॉर्मल एमसीक्यूज कर चुके हैं, हम असर्शन रीजन एमसीक्यूज भी कर चुके हैं। तो आज हम अपने शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से केस स्टडीज एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है भाई, तो आज हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि केस स्टडीज पढ़नी कैसे है। देखिए, एक सिंपल फंडा है, जब भी आपके सामने एग्जाम में केस स्टडी आए तो एकदम केस स्टडी मत पढ़ने लगना प्लीज। पहले आप उस केस स्टडी के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 2-3 वो पढ़ो। अब इससे फायदा क्या होगा वो सुनो। अगर आप केस पढ़ते हैं तो आप एक लाइन पढ़ेंगे, उसके अंदर कहीं प्लानिंग का जिक्र आ जाएगा तो आपको लगेगा ये चैप्टर प्लानिंग है। फिर अगली 2 लाइन में पहुंचे, कहीं उसमें ऑर्गेनाइजिंग की बात करेगा तो आपको लगेगा ये चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग है। फिर और आते हैं नीचे, आपने देखा अरे इसमें तो मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन भी दे रखा है तो आपको लगेगा ये चैप्टर नंबर 1 है। तो इससे क्या होगा, जो आपके सिलेबस में 6 चैप्टर है जैसे टर्म 1 में, तो आपका दिमाग 6 चैप्टर्स में घूमेगा। बट जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले उसने कहा आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको क्लियर हो गया कि ये कौन से केस की है, ये केस कौन से चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है जी। और आगे चले आप, उसने कहा कि भाई कोऑर्डिनेशन का फीचर निकालिए, तो ये चैप्टर नंबर 1 है। उसने कहा इसमें मैनेजमेंट जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन का कोई एक फीचर बताइए, तो ये चैप्टर नंबर 1 है। अगर आप केस के क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे तो आपका फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पे आ जाएगा। अदरवाइज आप केस स्टडी पढ़ते रहेंगे और आपका दिमाग घूमता रहेगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। आपकी केस स्टडीज उस लेवल की होती हैं कि आप क्वेश्चन पढ़कर ही समझ जाते हैं कि ये कौन से केस कौन से चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है, बाद में आप केस पढ़िए। यहां तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता है कि इस चैप्टर में, इस वाली स्लाइड में हम केवल और केवल चैप्टर 1 की केस स्टडीज करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पहले से आप प्रिपेयर्ड हैं कि भाई चैप्टर 1 की कराएंगे। जिस दिन मिक्स कराएंगे हम केस स्टडीज तो उस दिन हम पहले आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चले अब शुरू करें। चलिए जी, पहले शुरू करेंगे हम केस स्टडी नंबर 1 से। तो केस स्टडी 1 क्या कहती है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके बेस पे हो जाएगा। Rajat has completed his CA by clearing a specified examination. रजत ने क्लियर किया है CA, कंप्लीट किया है CA कैसे, एक एग्जाम को पास करने पर, बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नोबडी कैन बिकम अ CA विदाउट दिस स्टेप। अब ये कह रहा है कि कोई भी CA नहीं बन सकता अनटिल और अनलेस, जब तक कि वो एक एग्जाम पास ना करे ICAI द्वारा। He is working as finance manager. वो क्या काम कर रहा है, फाइनेंस मैनेजर का काम कर रहा है इन बागा लिमिटेड, which is involved in manufacturing of tiles. There are other chartered accountants too. उसकी कंपनी के अंदर और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं in the company, but Rajat has the reputation of creative application of existing theoretical knowledge, which he has gained during his education. He integrates the activity. Integrates का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना आपस में। He integrates the activities of finance department with production and sales. अब ये देखिए वो क्या कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को किसके साथ मिला रहा है, प्रोडक्शन और सेल्स की, यानी कि दोनों में तालमेल बिठा रहा है वो। ड्यू टू विच परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। कुल मिला के समझ ये आया, एक बंदा है रजत जिसने CA किया है, और अगली लाइन में उसने कहा कि कोई भी CA नहीं बन सकता जब तक कि वो एक एग्जाम पास नहीं करेगा जो रजत ने किया है। वो फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है एक जगह पर, जिसके अंदर और भी CAs हैं, बट वो थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीज को क्रिएटिवली अप्लाई करता है, अपने काम के अंदर अपनी नॉलेज को क्रिएटिवली अप्लाई करता है। और दूसरी बात, वो इंटीग्रेट करता है, यानी कि तालमेल बिठा करके चलता है। किस किस डिपार्टमेंट में, खुद वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर है, प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट को भी वो साथ लेकर के चलता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज वगैरह कम लगती है और उनका काम जो है आसान हो रहा है डे बाय डे।
अब इसके बेस पे, अब ज्यादा इसको नोट करने की भी जरूरत नहीं है, हमें बात समझ आ गई। अब इसके बेस पे हम अपना अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, Rajat has completed his CA by clearing a specified examination by the Institute of Chartered Accountant of India. Nobody can become a CA without these steps. मतलब वही वाली लाइन कोट कर दी गई कि भाई उसने सीए का एग्जाम पास किया है और कोई भी बंदा सीए नहीं बन सकता जब तक वो वही वाला एग्जाम पास ना करे जैसा कि रजत ने पास किया है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। Which characteristic of profession is discussed in these lines? मतलब इसमें से प्रोफेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इन दो लाइनों में डिस्कस की गई है। अब आप यहां पर पहले तो ये समझे कि भाई प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती कौन कौन सी है। तो जो प्रोफेशन है, जो एक वर्ड है प्रोफेशन, उसके अंदर आपकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, और आपका हो जाएगा जैसे हम बोल दें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब इनका मतलब क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। सर्विस मोटिव, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऐसे ही बहुत सारी और भी हैं, फिलहाल इसको डिस्कस कर लेते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है जी, चले तो ये होती क्या क्या है प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें, जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन, सब कुछ है जिससे आप अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो इसको बोल दिया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी प्रोफेशन में जाना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आपको अगर प्रोफेशन में जाना है तो आपको एक ना एक क्या चाहिए, आपको एक डिग्री चाहिए, आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, डिग्री चाहिए। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। इफ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, यू आर अ सीए, आप कुछ भी हो, यू कैन बी अ मैनेजर। बट इफ यू आर ओनली ए मैनेजर, तो आपको किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए उसकी एक डिग्री लगती है, तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब क्या किया, प्रोफेशन ने अपने आगे एक डिग्री का बैरियर लगा दिया। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर देन यू हैव टू कंप्लीट योर एमबीबीएस, इफ यू वांट टू बी एन इंजीनियर यू हैव टू कंप्लीट योर बीटेक डिग्री। तो ये है बैरियर, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट के अंदर ये बैरियर नहीं है, एनीबडी कैन बिकम अ मैनेजर। एक ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर मैनेजर बन जाएगा, एक लॉयर मैनेजर बन सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, तो मैनेजर कोई भी बन सकता है। बट टू बी अ प्रोफेशनल आपको एक डिग्री चाहिए, अभी ऐसा कुछ मैनेजमेंट में नहीं है। सर्विस मोटिव क्या होता है कि भाई जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है, क्लाइंट्स का सेटिस्फेक्शन, तो ये सर्विस मोटिव है। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, वो सर्विस मोटिव ही नहीं होता, सर्विस के साथ साथ प्रॉफिट मोटिव भी होता है। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या कहता है, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप आईएमए से कनेक्ट हो जाते हैं, वो आपको एक प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट देता है। आप सीए बन जाते हैं तो आईसीआई आपको एक प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट देता है। बट ऐसा मैनेजमेंट में कुछ नहीं है कि आप जब मैनेजर बनते हैं तो कहीं से आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलेगा। एक एसोसिएशन है बट उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई हमारे प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब बात करते हैं उसने क्वेश्चन क्या पूछा था। उसने क्वेश्चन हमसे पूछा था कि रजत ने तो सीए के लिए एक एग्जाम पास किया है और कोई बंदा भी सीए नहीं बन सकता जब तक वो एग्जाम पास ना करे जिस तरह का रजत ने किया है। तो इसका मतलब क्या है, हमने आपको क्या बताया था, प्रोफेशन के अंदर जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन के अंदर आप में एक बैरियर लग जाता है। किस चीज का बैरियर, एक डिग्री का बैरियर, एक एग्जामिनेशन का बैरियर, ये होता है डिफरेंस। तो इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। उसने पूछा इस केस में कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक
बताया गया है। तो यहां पर एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा सीए बनने के लिए, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। आंसर हो जाएगा हमारा बी, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी एसोसिएशन से जुड़ने की बात नहीं की, कोई उससे प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट की बात नहीं की। सर्विस मोटिव, कोई ऊपर बात नहीं हुई है सर्विस मोटिव की। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात नहीं हुई है। तो सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब हम यहाँ पर डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने जैसे एमसीक्यू और एआरक्यूज पढ़ाए थे, आपसे सिर्फ एमसीक्यू और एआरक्यूज को देखकर ही, इवन एमसीक्यूज को सिर्फ अगर आप देख लें तो आपके मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा यहां हो जाएगा बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही इज वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर। जो रजत है वो फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम करता है, विच इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रजत वर्किंग? सिंपल पूछ रहा है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताइए। तो सबसे पहले तो आपको लेवल्स ही समझने होंगे कि भाई मैनेजमेंट के लेवल्स कौन कौन से होते हैं। देयर आर 3 लेवल्स इन मैनेजमेंट। कितने लेवल्स हैं? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो 3 होते हैं। आपने सबने पढ़े हैं? चलिए जी, हम एक बार और आपको पढ़ा देते हैं। सबसे पहला होता है टॉप, फिर होता है मिडिल लेवल, और लास्ट होता है लोअर, जिसी को हम बोल देते हैं सुपरवाइजरी लेवल। अब बात करें कि इन टॉप, मिडिल और लोअर लेवल में कौन कौन से मैनेजर्स आते हैं। देखिए जी, जो टॉप लेवल्स होते हैं ना, तो इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, चेयरमैन आपका आ गया, आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग इसके अंदर आते हैं जो कि डिसीजन मेकर्स होते हैं, टॉप डिसीजन मेकर्स। मिडिल में क्या होता है? मिडिल में आपके याद रखने के लिए बता दूं, सिर्फ एक वर्ड में सारे डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, सारे हेड्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं। और लोअर और सुपरवाइजरी में, जैसे एज द नेम सजेस्ट सुपरवाइजरी, तो इसके अंदर आता है हमारे सुपरवाइजर्स। और ये एक्चुअल में वो लोग होते हैं सुपरवाइजर्स जो एक्चुअल वर्कफोर्स से मिलते हैं और उनसे काम कराते हैं। तो ये होते हैं हमारे सुपरवाइजर्स। और याद रहे, ये तीनों लेवल जो है, तीनों लेवल मैनेजरियल लेवल है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लोअर लेवल मैनेजरियल लेवल थोड़ा ही है, नहीं, वो भी मैनेजर है। सुपरवाइजर भी मैनेजर है। सुपरवाइजर कभी खुद काम नहीं करता, सुपरवाइज करता है, गाइड करता है कि आपको काम ऐसे ऐसे करना है, इतने समय में अपना काम पूरा करना है। तो सारे डिपार्टमेंट हेड्स मिडिल में आ गए, टॉप में बीओडी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो सब आ गए। लोअर लेवल में सुपरवाइजर्स वगैरह आ जाते हैं। तो चलिए जी देखते हैं अब क्वेश्चन क्या पूछा था हमने। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई ही इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर जो है in Baga Limited, which is involved in manufacturing of steel, at which level of management is Rajat working? तो कहां पर कर रहा है वो? फाइनेंस मैनेजर है। तो फाइनेंस मैनेजर हमने आपको क्या बताया, सारे डिपार्टमेंट हेड्स कहां आते हैं? डिपार्टमेंट हेड्स हमारे जितने भी होते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स कह लो या डिपार्टमेंटल मैनेजर कह लो, तो वो सब आते हैं हमारे मिडिल लेवल में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी, दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। बाकी आपने एमसीक्यू से भी बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं आपने। आ जाते हैं इस पे। देयर आर अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू। कंपनी में और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट रजत हैज द रेपुटेशन ऑफ क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज which he has gained during his education. The nature of management reflected here is, अब यहां पर क्या पूछा है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब वो मैनेजमेंट का नेचर पूछ रहा है। अब देखिए भाई, मैनेजमेंट का नेचर जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, आप आइए। तो यहां पर कौन सा मैनेजमेंट का नेचर पूछा है? मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। पहले तो आपको यह पढ़ना होगा कि आर्ट, साइंस, प्रोफेशन का मतलब क्या है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो यहां बनाते हैं एक फ्लो चार्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस,
और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है? देखिए भाई, जैसे कि आर्ट होता है, आर्टिस्ट ले लेते हैं, दो डांसर्स हैं, एक हिप हॉप करता है, एक क्लासिकल करता है अपना, वही कथक वथक, तो वो सब अलग अलग हैं, दोनों एक ही इंस्टीट्यूट से आए हैं, बट उनकी एप्लीकेशन जो है, जो उनके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको वो अपने वे में लगाते हैं। तो मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए बोला गया क्योंकि इसको आप क्रिएटिवली अप्लाई करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन योर क्रिएटिविटी, आप कैसा दिमाग लगा रहे हैं वो इसके अंदर आता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्या मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस है? तो आपको बता दूं, मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, नॉट एन एग्जैक्ट साइंस या फिर प्योर साइंस। इसको हम बोल देते हैं मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट आपका क्या है? मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस। मैनेजमेंट जो है वो सॉफ्ट साइंस है। ठीक है, मैनेजमेंट एक क्या है? सॉफ्ट साइंस है, वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, सॉरी साइंस के प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होते हैं। इसी वजह से मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट प्रोफेशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। प्रोफेशन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। कोई भी अगर आप प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, तो वो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। तो हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट एज एन आर्ट की, साइंस की और प्रोफेशन की। मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर जो अप्लाई एप्लीकेशन है वो क्रिएटिव एप्लीकेशन है। आप एक ही जगह से सीख के आ रहेंगे, बट मैनेजर के जो होते हैं टाइप्स अलग अलग होते हैं। कोई बड़ा डेमोक्रेटिक मैनेजर होता है, कोई बड़ा ऑटोक्रेटिक होता है, कोई डेमोक्रेटिक प्लस ऑटोक्रेटिक दोनों होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं। इसीलिए उसको बोला गया है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। प्योर आर्ट है बट इनएग्जैक्ट साइंस है और फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, बट देखा गया है कि आने वाले समय में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन हो सकता है। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन कहता है मैनेजमेंट, ये बताइए कि एप्लीकेशन, क्रिएटिव एप्लीकेशन किस चीज में आता है? साइंस में नहीं आता क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स रिजिड है। प्रोफेशन में नहीं आता, किस में आ जाएगा? मैनेजमेंट एज एन आर्ट में आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। चलें जी, क्वेश्चन दूसरे पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ही इंटीग्रेट्स इंटीग्रेट्स का मतलब उसने आपस में साथ मिलाकर चल रहा है। ही इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस की डिपार्टमेंट किसके साथ? प्रोडक्शन और सेल्स के साथ। फाइनेंस में तो वो खुद है, फाइनेंस मैनेजर है, बट उसने क्या किया? एक्टिविटीज और दो की अपने साथ मिला ली। किस किस की? प्रोडक्शन की और हमारे सेल्स की। with production and sales department, due to which performance of company is getting better day by day. The importance of concept of management discussed here is, कौन सी importance यहाँ पर आई है? किसकी? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है कि भाई मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है कि आपके समय काम को समय में पूरा कराता है, गोल अचीव कराता है, आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कराता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा कराता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी पूरा कराता है। ये सारी हमारे इंपॉर्टेंस है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई प्रोडक्शन और सेल्स को वो साथ लेके चल रहा है, तो इससे परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। तो इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पर फुलफिल हुई? एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, fulfill social responsibility, facilitates decision making, reduce risk of uncertainty। तो चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ensures unity of action। ensures unity of action का मतलब कि भाई कोई भी हो, एक कंपनी का एक ही गोल होता है। इवन मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मैं सेल्स मैनेजर हूँ, मैं एचआर मैनेजर हूँ, सबको हमें इसी गोल की तरफ जाना है। ये जो गोल हमारे टॉप लेवल ने डिसाइड करके दिया है, हमें इसी की तरफ जाना है। तो इसने क्या किया? फाइनेंस वाला प्रोडक्शन और सेल्स को साथ लेकर चल रहा है। साथ क्यों लेकर चल रहा है? क्योंकि इन सबको एक ही गोल की तरफ जाना है। इससे
साथ लेके चलने से एक फायदा, गोल तो अचीव होगा बट समय भी कम लगेगा और टारगेट्स आपके जल्दी अचीव हो पाएंगे। तो एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इज द राइट आंसर। बट फिर भी इसको और चेक कर लेते हैं। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर सोसाइटी से है, कोई सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी अबव लाइंस आपको दिखी, मुझे नहीं दिखी, तो ये नहीं होगा। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की भी बात कहीं पर नहीं आई है। रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, रिस्क रिडक्शन की भी बात ऊपर कहीं नहीं आई है। तो आंसर हमारा वही हो जाएगा, आंसर इज ए, दैट इज एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। आंसर हमारा हो गया ए, यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी पर। अब आपके 4 क्वेश्चन पूरे हो गए, अब एक नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टडी, एक केस स्टडी कहती है रोशनी लिमिटेड, अ रिनाउंड कंपनी इन सहारनपुर उत्तर प्रदेश फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी फर्नीचर। वो फर्नीचर बनाती है फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स। Roshni Limited has occupied the number 1 position in the market. It is also specialized in imported furniture besides domestic one. It manufactures for both commercial and residential, यानी कि वो ऑफिसेस के लिए भी बनाती है और घरों के लिए भी बनाती है। For this, company has hired 2 managers. कंपनी ने 2 मैनेजर को हायर किया है, 1 each for commercial department, एक commercial department में मैनेजर है और एक रेसिडेंशियल डिपार्टमेंट में मैनेजर है। ठीक है भाई, ये वाली बात भी समझ आ गई। मिस्टर शर्मा, एक है मिस्टर शर्मा, चलिए इनका नाम नंबर 1 कर देते हैं। मिस्टर शर्मा हु इज इन चार्ज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर फॉर कमर्शियल पर्पस गॉट द टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 पीसेस। उनको एक टारगेट मिला 100 पीसेस का ऑफ ऑफिस टेबल फ्रॉम अ कॉर्पोरेट हाउस। टू अचीव दिस टारगेट मिस्टर शर्मा हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। He is able to manufacture 100 pieces, very good. उसने बना लिए 100 पीसेस पूरे ऑफ ऑफिस टेबल, बट एट हायर कॉस्ट, एट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। उसने टारगेट तो अचीव पूरा कर लिया बट कॉस्ट उसकी ज्यादा लग गई। तो यहां पर कहीं नोट कर लो ऊपर, जो मिस्टर कौन है, शर्मा, शर्मा जी जो है उन्होंने अपना टारगेट जो है वो तो अचीव कर लिया, उन्होंने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया बट उनकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो गई। फिर आते हैं वेयर एज मिस्टर गुप्ता, एक दूसरे हैं कौन, मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता हु इज इन चार्ज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर फॉर रेसिडेंशियल डोमेस्टिक यूज गॉट द टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 50 डबल बेड्स। जो मिस्टर गुप्ता हैं उनको एक टारगेट मिला डबल बेड्स का, मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर कहां गया, 50 डबल बेड्स फॉर हाउसिंग सोसाइटी इन शिमला। Mr. Gupta concentrated more on manufacturing beds with fewer resources, that is cutting down the cost of production, due to which he could not achieve his target. अब उन्होंने कॉस्ट को तो कम कर लिया बट उन्होंने जो है टारगेट को पूरा नहीं किया। अब यहाँ पर 2 बातें आपसे पूछेगा जरूर, क्वेश्चन देख के कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। एक कंपनी है जिसके जो फर्नीचर बनाती है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाती है, कमर्शियल पर्पस के लिए बनाती है। उसने 2 बंदे हायर करे हैं, मिस्टर शर्मा और मिस्टर गुप्ता। जो शर्मा जी थे वो अपना टारगेट पूरा तो करते हैं बट कॉस्ट ज्यादा होती है, बट जो गुप्ता जी थे वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते बट उन्होंने कॉस्ट को कम कर लिया। तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम आपको बताते हैं एक चीज हमने आपको बताई थी, पहले तो लिख लेते हैं मिस्टर शर्मा और ये रहे मिस्टर गुप्ता। और मिस्टर शर्मा ने टारगेट पूरा किया था बट कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया था। मिस्टर शर्मा ने टारगेट पूरा किया टाइम पर बट कॉस्ट उनकी ज्यादा थी। मिस्टर गुप्ता का अलग केस था, उनकी टारगेट अचीव नहीं हो पाया, टारगेट अचीव नहीं हो पाया टाइम पे बट उनकी कॉस्ट जो थी वो कम लगी। ठीक, तो अब इसमें एक चीज होती है, 2 चीजें हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में। एक तो होता है इफेक्टिव, एक होता है इफेक्टिव और एक होता है एफिशिएंट। इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब क्या है? इफेक्टिव का मतलब अगर आप अपना काम समय से पूरा करते हैं तो आप इफेक्टिव हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है अगर आप अपना काम मिनिमम रिसोर्सेज के साथ
यानी कि आप अपनी कॉस्ट को कम करते हुए अपना काम पूरा करते हैं तो उसको बोलते हैं एफिशिएंट। ठीक है, अब यहां पर जरूरी क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा पूरा, तभी आपका होता है मैनेजमेंट। इफ यू want to be a successful manager then you have to be effective and efficient at the same time। अगर आप सिर्फ समय पर काम पूरा करते हैं बट रिसोर्सेज आप एक्स्ट्रा लगा देते हैं, कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा है, तो आप अच्छे मैनेजर नहीं हैं, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। आपकी कंपनी रिसोर्सेज बहुत बचा लेती है बट टारगेट्स अपने समय से पूरे नहीं कर पाती, तो आप क्या हैं, एफिशिएंट तो हैं, इफेक्टिव नहीं है। सेम इन द केस ऑफ मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर गुप्ता। जो मिस्टर शर्मा है टारगेट पूरा कर रहे हैं बट उनकी कॉस्ट ज्यादा है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं जो मिस्टर शर्मा है वो ओनली इफेक्टिव है। क्या है वो, इफेक्टिव है। बट मिस्टर गुप्ता जो है वो टाइम से काम अपना पूरा नहीं कर रहे, टाइम से काम अपना पूरा नहीं कर रहे। ये जो है ये टाइम से काम पूरा कर रहे हैं, ये अपने टाइम से पूरा कर रहे हैं, तो ये सिर्फ कॉस्ट कम कर रहे हैं, तो ये क्या है, एफिशिएंट। दोनों में से मैनेजर कोई ऐसा नहीं है जो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। तो मिस्टर शर्मा केवल इफेक्टिव हैं और मिस्टर गुप्ता केवल और केवल एफिशिएंट हैं। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, अब इस पे क्वेश्चन पे आ जाओ बोल के। क्वेश्चन हमारा आ गया, अमंग टू हु इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। इनमें से कौन सा इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पूछा है उसने इफेक्टिव कौन सा है। इफेक्टिव के लिए हमने ये वाला चार्ट बनाया था। इफेक्टिव है सिर्फ हमारे शर्मा जी, शर्मा जी इफेक्टिव हैं, एफिशिएंट नहीं है। तो मिस्टर शर्मा इज इफेक्टिव। आंसर हमारा हो जाएगा ए। आंसर पहले ही आ गया, आंसर आ गया हमारा ए। तो ये हमारे मिस्टर शर्मा जो है वो इफेक्टिव हैं क्योंकि वो अपना काम समय से पूरा करते हैं बट वो कॉस्ट जो है ज्यादा लगाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। अमंग टू हु इज एफिशिएंट। एफिशिएंट कौन थे वो हमें पता है, एफिशिएंट थे हमारे मिस्टर गुप्ता, क्योंकि वो रिसोर्सेज को तो बड़ा कम कर देते थे, रिसोर्सेज को बड़ा कम करते थे लेकिन टाइम जो था वो ज्यादा लगाते। ठीक है जी, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी। अब देखिए एक चीज हमने डिटेल में पढ़ी, दो आंसर हमारे निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट शुड बी द आइडियल एम ऑफ द मैनेजर्स इन द गिवन सिचुएशन टू कंप्लीट द टास्क विद टाइम, टू कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम इनपुट्स, टू कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम इनपुट्स विद इन गिवन टाइम। अब हमने आपको क्या बताया था, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पूरा कब माना जाता है, इफ इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एट द सेम टाइम। इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो एट द सेम टाइम, एक ही हो, यानी कि आपका काम समय से पूरा भी हो और आपकी रिसोर्सेज भी कम यूज। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अगर दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट है तो आपका मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टू कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम इनपुट्स एंड विद इन गिवन टाइम। इन दोनों को ले लेना है, एक ही उसमें आंसर हो गया हमारा सी। आंसर इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर गुप्ता वर्किंग। अब उनको बनाया किसका हेड गया है, एक को रेसिडेंशियल हेड बनाया गया है, रेसिडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग, और एक को कमर्शियल का हेड बनाया गया है। तो हमने क्या कहा था, हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई डिपार्टमेंट हेड्स जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, हमने यही पढ़ा था ना, कहाँ गया भाई, ये रहा। डिपार्टमेंटल हेड्स कहाँ आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आंसर इज बी, मिडिल लेवल। हो गया। चलिए अब आपकी आएगी एक नई केस स्टडी। नई केस स्टडी क्या कहती है, आशु एंड रमन, एक है आशु एक है रमन, आर गुड फ्रेंड्स considering the fact that the activities involved in managing an enterprise are common to all organizations।
वो कहता है कि आशु और रमन अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने एक फैक्ट को कंसिडर किया कि एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, मैनेजमेंट सब जगह सेम होता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा कम लोग लगते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा, बट मैनेजमेंट जो होगा हर जगह होगा, छोटी हो या बड़ी हो। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, बोथ ऑफ देम टेक अ जॉब एट मैनेजरियल लेवल इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। उन दोनों ने जॉब लिया मैनेजरियल लेवल पे। दोनों ने किस लेवल पे जॉब लिया? मैनेजरियल लेवल पे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एज पर देयर इंडिविजुअल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। अपने अपने हिसाब से उन्होंने जॉब ले लिया। आशु टेक्स अप अ मार्केटिंग जॉब इन अ रिटेल कंपनी एंड स्ट्राइव्स टू इंक्रीज सेल्स। अब देखो आशु ने क्या किया, एक मार्केटिंग जॉब ली और किस लिए? इंक्रीज सेल्स। उसका मोटिव क्या था? इंक्रीज सेल्स। जो रमन था उसने एक एनजीओ ज्वाइन किया एंड वर्क्स डिलिजेंटली टू रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। और उसकी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव था? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू स्पेशली एबल्ड पर्सन। बात यहां तक समझ आई? आशु और रमन ने दोनों ने एमबीए किया। वो पहुंचे आशु पहुंचा मार्केटिंग जॉब में जिसका मोटिव क्या था? इंक्रीज सेल्स उसकी कंपनी का। रमन पहुंचा एक एनजीओ में जिसकी कंपनी का मोटिव क्या था? एनजीओ का मोटिव था कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को। यहां तक बात समझ आई? बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। दोनों एक ही तरह के थे। भाई देखो मैनेजर का काम तो सेम ही होता है कहीं पर भी हो। किसी को फाइनेंस को मैनेज करना है, किसी को प्रोडक्शन को मैनेज करना है, किसी को सेल्स को मैनेज करना है। On some days, Ashu may spend more time in planning a future display layout. On another day, he may spend time in sorting out an employees of problem. अब देखो एक दिन आशु जो है ज्यादा टाइम प्लानिंग में कर रहा है, तो अगले ही दिन जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉयज की उसमें काम कर रहा है। बोथ आशु एंड रमन बिल्ड अ फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट। उन्होंने एक क्या बनाया? टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स हु वर्क अंडर देम। उन दोनों की एक अच्छी बात थी, कंपनी में अलग अलग काम करते थे बट वो टीम स्पिरिट के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते थे। द इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल। इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एज द टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स। टारगेट्स प्लान्स के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, यानी कि इफेक्टिव है बंदे। एम्प्लॉयज आर हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस इन इट्स फंक्शंस, फंक्शनिंग रेदर देन केओस। ऑर्डरलीनेस मतलब एक के बाद एक फंक्शन पूरे हो रहे थे। चलिए जी, केस स्टडी बहुत ही नॉर्मल सी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन इसका। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एक्टिविटीज इन्वॉल्व, इसकी नोटिंग तो मुझे जरूरत नहीं है करने की। दोनों बंदे हैं, एक एनजीओ में लगा है, एक सेल्स में लगा है। वहां पे सेल्स बढ़ानी है और वहां पर डिफरेंटली एबल पर्सन को देना है, कोऑर्डिनेशन वगैरह की सब बात हो गई। Considering the fact that the activities involved in managing an enterprise are common to all organizations. After completing their masters in business management, both of them take a job at managerial level in different organizations as per their individual areas of interest. Which of the following feature of management is allocated here? अब देखिए मैंने आप यहाँ पे एक सिंपल चीज हाईलाइट करी है, common to all organizations. मैनेजमेंट जो होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होता है, यानी कि आप अपने घर में भी, आप अपनी लाइफ में भी, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी, आप अपने स्कूल में भी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। तो मैनेजमेंट का ये कौन सा वाला फीचर है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल परवेसिव। कि भाई इसने सिंपल एक बात कही कि मैनेजमेंट जो है वो सब जगह पर हो रहा है, सारे लेवल्स पर हो रहा है, तो मैनेजमेंट क्या हो गया? ऑल परवेसिव। बट इन चीजों को भी देखना है। गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब है हर कंपनी का एक पर्टिकुलर गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल उसकी कंपनी का गोल क्या था? उसकी कंपनी का, आशु की कंपनी का है सेल्स बढ़ाना, और जो रमन है दूसरा वाला, उसका क्या है? उसका है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। तो यहां पर क्या हाईलाइट किया गया है? कौन सा फंक्शन? कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एक्टिविटीज, आपको कौन से फैक्ट को कंसिडर करना है? आर मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ इसके बेस पे आपको आंसर देना था, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल परवेसिव।
गोल ओरिएंटेड बता दिया। ग्रुप एक्टिविटी, जैसे कि वो बता रहे हैं कि वो लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, टीम स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट अकेले बंदे का काम नहीं है, एक टॉप लेवल पे है, एक मिडिल लेवल पे है, एक लोअर लेवल पे है, इन सब का काम जो है काम मैनेजमेंट है, बट अपने अपने हिसाब से बटा हुआ है। अगर टॉप लेवल जो है वो सुपरवाइजर भी बन जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो अपने फिर मेन काम पे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो आपको फैक्ट सिर्फ इतना कंसिडर करना है, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। वो बोल रहा है कंसिडरिंग द फैक्ट मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेस आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक फंक्शन, डायनामिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। यहां पर ये वाली बात भी नहीं कही गई, तो आंसर है हमारा ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, आंसर हो जाएगा हमारा बी, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आशु टेक्स अप एन मार्केटिंग जॉब इन अ रिटेल कंपनी, और उसका मोटिव क्या है? स्ट्राइव इंक्रीज सेल्स। आशु जो है, चलिए मैं नोट कर देता हूं यहां पे, आशु ने एमबीए करने के बाद क्या किया? एक मार्केटिंग जॉब पकड़ ली, और उसकी कंपनी का मोटिव क्या था? सेल्स को इंक्रीज करना। ठीक है जी। वेयर एज रमन ज्वाइंस एन एनजीओ, रमन जो था उसने क्या किया? उसने एनजीओ ज्वाइन किया, और उसकी कंपनी का मोटिव क्या था? कि हम डिफरेंटली एबल्स को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक है जी, उनका मोटिव ये था। ये हमने यहां तक पढ़ लिया। रिलेटेड प्रोग्राम टू स्पेशली एबल्ड पर्सन, दिस इंडिकेट्स दैट मैनेजमेंट इज। अब मैनेजमेंट क्या है? अब इसमें क्या बताया गया? देखिए भाई, एक का ऑब्जेक्टिव ये है, एक का ऑब्जेक्टिव ये है, तो एक गोल की तरफ जा रहे हैं वो सब लोग। इसकी पूरी कंपनी, आशु की कंपनी कहां जाएगी? कि भाई बाय एनी हुक एंड क्रुक हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है विद द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और रमन की एनजीओ का क्या है? कि भाई हमें एम्प्लॉयमेंट देना है। तो अब यहां पर मैनेजमेंट ने क्या इंडिकेट किया है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आंसर तो यही है कि भाई हम लोगों को एक गोल अचीव करना है। बट समझ लेते हैं आगे वाले क्या कहते हैं। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब कौन लोग करेंगे काम को, कौन लोग करेंगे? अरे भाई एक डॉक्टर का काम डॉक्टर ही तो करेगा। वर्क, क्या काम होगा, काम होगा क्या? पहले डिफाइन करो कि क्या काम है, फिर उसके बाद अपॉइंट कर दो। ऑपरेशन का मतलब होता है कि भाई काम का प्रोसेस कैसा होगा, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब हमने पीछे वाले में पढ़ा था कि अकेले आदमी का काम नहीं है, सब ग्रुप का काम है। सीरीज होती है कि भाई इतना काम हम करके दे रहे हैं, उसके बाद तुम असेंबल करो, फिर उसके बाद वो असेंबल करेंगे, फिर उसके बाद पैकिंग होगी, वेयर हाउस में जाएगा, फिर डिलीवर होगा, वो सब अलग है। डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक फंक्शन है। जिस हिसाब से आपको मोल्ड करना है, जब आपको जरूरत हो आप उस हिसाब से उसमें एप्लीकेशन कर करके उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो सिंपल इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दोनों के अलग अलग गोल्स हैं, एक का सेल्स का गोल है और एक का एम्प्लॉयमेंट का गोल है। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आंसर सिंपल हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट अ सेपरेट फंक्शंस। उन दोनों को कंटिन्यूअसली काम करना है, कंपोजिट बट अ सेपरेट फंक्शंस ऑन सम डेज। किसी दिन आशु जो है ज्यादा टाइम किस में बिताता है? प्लानिंग में बिताता है, और किसी दिन वो किस में बिताता है? सॉर्टिंग आउट एम्प्लॉयज प्रॉब्लम, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में। दिस वॉज डन बाय देम बिकॉज दे नो दैट मैनेजमेंट इज। अब देखिए वो रोज उनका एक सीरीज में फंक्शन चल रहे हैं, पहले वो प्लान करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करते हैं, फिर किसी दिन वो प्लान करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन। ये काम जो है दोनों को कंटिन्यूएशन में करना है। ऐसा तो नहीं है भाई एक ही बार उन्होंने काम करके छोड़ दिया। अब उनको काम जो है वो बोल भी रहा है सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। दोनों ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है और कंटिन्यूअसली काम करना है। ठीक है जी। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो आंसर तो हमारा सिंपल है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ही हो जाएगा। तो यहां पर लिखा है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब हमने क्या बताया था? अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अप्लाइड इन ऑल टाइप्स
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब जो ये लोग करते हैं कंटिन्यूटी के बेसिस पे, एक ऐसा नहीं एक दिन कर लिया फिर 5 दिन नहीं करेंगे, नहीं, कंटिन्यूअसली आप अपना काम करेंगे। आपने आज खाना खाया, आप दोपहर में भी खाएंगे, रात में भी खाएंगे, अगले दिन भी खाएंगे, ऐसा तो नहीं है एक दिन खा लेंगे फिर 8-10 दिन की छुट्टी कर देंगे। तो जैसे कि कंटिन्यूटी होती है स्कूल जाने की, पढ़ाई करने की, ऐसे ही इसके अंदर भी कंटिन्यूटी है, वो अपने फंक्शंस को कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, बट हमें और भी ऑप्शंस समझने होते हैं। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हमने आपको बताया था, एक का गोल क्या था, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, एक का गोल क्या था, एम्प्लॉयमेंट देना टू द डिफरेंटली एबल पर्सन, और मल्टी डायमेंशनल हमने आपको बताया है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो आंसर तो फिलहाल हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। आंसर इज बी, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, the effect of their management is noticeable in their respective departments as the targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness in its functioning rather than chaos. Which feature of management is reflected here? सिर्फ एक वर्ड से आंसर समझ आ गया, नोटिसेबल। देखिए जी, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट की खासियत है आप इसको ना ही तो टच कर सकते हैं ना ही आप इसको देख सकते हैं, कैन नॉट बी सीन और टच। बट जब काम पूरा हो जाता है तो आपको उसका इफेक्ट दिखता है, भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपका अच्छा मैनेजमेंट है तो काम अच्छा होगा, पॉजिटिव आंसर आ गया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया, तो आपको दिखता नहीं है, आपको दिखता नहीं है, बट वो जब बाद में काम पूरा होता है तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई दिस इज बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। तो इसी को बोला जाता है, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, दैट इज इंटेंजिबल। क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। तो आंसर हमारा देखते हैं, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। जी आंसर हमारा यही है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड हमने आपको बताया है कि हर कंपनी का एक गोल होता है, जैसे कि इस केस में भी एक का ऑब्जेक्टिव, एक का गोल क्या है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, और एक का है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी कि एवरीवेयर, हर जगह पर वो यूज होता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैं बार बार आपको इसलिए बोल के दिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में चीज चली जाए, वही चीजें रिपीट हो रही है, वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में चले जाए, हम आपको इसलिए बार बार पढ़ पढ़ के बता रहे हैं। तो आंसर हमारा सिंपल हो गया, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। आंसर इज ए। ठीक है, चलिए यहां तक अपनी हो गई 3 केस स्टडीज। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो केस स्टडी हमारी है, केस स्टडी क्या कहती है, सबा एक ब्रांच मैनेजर है। देखिए भाई, ब्रांच मैनेजर बोल रहा है और फिर वो जाके पूछ लेता है कि भाई कौन से लेवल पे काम कर रही है। तो हमने बताया क्या, डिपार्टमेंट हेड, ब्रांच मैनेजर सब कहाँ जाते हैं, ये सब चले जाएंगे हमारे मिडिल में। हमने यही सॉल्व कर दिया, सही किया। ऑफ मास्टर्स हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल्स। कंपनी का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए भाई, और वो पूछेगा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के बारे में, इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना उनका ऑब्जेक्टिव है। चलिए जी, इट सेल्स फैब्रिक्स, फर्निशिंग्स, रेडीमेड्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स आर मेड आउट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक्स। हैंडलूम का काम करते हैं। सबा डिसाइड्स क्वांटिटीज, वैरायटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव आइटम्स एंड देन एलोकेट्स रिसोर्सेज फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स। सबा जो है वो सारी चीजें ध्यान रखती है कि भाई कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कितना वैरायटी प्रोड्यूस करना है, क्या कलर वगैरह होगा, क्या टेक्सचर होगा, और फिर उसके हिसाब से रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट देती है। शी अपॉइंट्स अ टीम, उसने एक अपॉइंट की टीम, किसकी, डिजाइनर्स की टीम, एंड क्राफ्ट्स पीपल इन द कंपनी हु डेवलप्ड सम प्रिंट्स फॉर बेड कवर्स इन द ब्राइट कलर ऑन सिल्क। उसने एक अपॉइंट की है टीम, और वो किस में एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है डिजाइनिंग में और क्राफ्ट्स में, बेडशीट के ऊपर डिजाइन बनाने में। ऑल्दो द प्रोडक्ट्स लुक वेरी अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव, दे वर रिलेटिवली एक्सपेंसिव ऑन द फ्रंट ऑफ अफोर्डेबिलिटी
फॉर एन एवरेज कस्टमर। अब इसके बाद एक और बार लाइन पढ़िए, ऑल्दो द प्रोडक्ट लुक वेरी अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव, they were relatively expensive on the front of affordability for an average customer। तो वो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं जो उसने डिजाइन की, हायर किया टीम, वो बड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, अफोर्डेबल कम हैं थोड़े हर एक नॉर्मल कस्टमर के लिए। सबा सजेस्टेड दैट शुड कीप दिस सिल्क बेड कवर्स। अब देखो उसने एक नया सजेशन दिया है, जो सिल्क बेड कवर्स हैं जिसके लिए उसने पूरी एक टीम हायर करी है फॉर स्पेशल फेस्टिव ओकेजन्स। अब वो कह रही है कि वो जो स्पेशल बेडशीट्स बना रहे हैं सिल्क की, वो केवल और केवल स्पेशल ओकेजन्स के लिए रखें, एंड ऑफर द कॉटन बेड कवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल। अब देखिए दोनों बातें यहां सॉल्व हो गई। अब मैं बताता हूं वो क्या कहता है। एक लड़की है सबा, जो कि ब्रांच मैनेजर है, और उसके यहां पर काम क्या होता है उसकी कंपनी में, इंडियन हैंडलूम, इंडियन रेडीमेड्स वगैरह उसके यहां बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, ये सब चीजें बनती हैं। सारी चीजें वो खुद डिसाइड करती है कि भाई कलर कैसा होगा और आपकी वैरायटी कितनी, क्वांटिटी वगैरह वो डिसाइड करती है। फिर उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लोगों में वो काम को बांट देती है। सही। फिर उसके बाद अब यहाँ पर एक चीज आई, उसने टीम हायर करी है जो कि एक्सपर्ट है किसमें, सिल्क की चादर बनाने में, सिल्क के चादर के ऊपर डिजाइन करने में, एक्चुअली बनाने में, डिजाइन करने में एक्सपर्ट है। बट वो जो सिल्क का जो चादर पर डिजाइन कर रहे हैं वो बड़ा महंगा है, वो एक नॉर्मल कस्टमर के लिए अफोर्डेबिलिटी से बाहर है, वो अफोर्डेबल नहीं है। तो सबा ने सजेस्ट किया कि भाई जो कॉटन बेडशीट्स हैं, जो कॉटन जो कवर्स हैं, बेड कवर्स, उनको आप रेगुलर बेसिस पे बेचिए। आपको पता है कॉटन जो बेडशीट्स होती है वो नॉर्मल रेंज में आती है और सबके घरों में वही बिछी होती है, बट सिल्क जो होता है वो हम किसी फेस्टिव ओकेजन में या घर में कोई मेहमान आने वाले हो तब बिछाते हैं। तो उसने कहा कि भाई जो सिल्क बेड कवर्स हैं ये केवल और केवल हम डिजाइन कराएंगे, कब के लिए, फेस्टिव ओकेजन्स के लिए, रेगुलर बेसिस पे नहीं, क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। हम सिर्फ और सिर्फ जो कॉटन बेड कवर्स हैं उनका निर्माण ज्यादा करेंगे, उनका प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे रेगुलर बेसिस पे, और इससे क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी, कॉस्ट कम रहेगी। अगर पूरे साल बनाते रहेंगे और उसकी डिमांड नहीं आएगी तो कॉस्ट पूरे साल की लगेगी। अब केवल फेस्टिव ओकेजन्स पे बना रहे हैं तो अब हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए जी पहला आंसर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी हु डेवलप्ड सम प्रिंट्स फॉर बेड कवर्स इन ब्राइट कलर ऑन सिल्क, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए उसने क्या किया, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ा देता हूं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जो होते हैं 5 फंक्शंस हमने पढ़ाए थे आपको, और उसका कोड भी याद कराया था, POSDC। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, फोर्थ होता है डायरेक्टिंग, और लास्ट होता है कंट्रोलिंग। ठीक है जी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसी फॉर्मेट में ये फॉलो होंगे। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्लान फॉर फ्यूचर। हम बताते हैं कि भाई हमें काम क्या करना है। जैसे कि सबा ने कहा कि हमें प्लान क्या करा उसने, कि सिल्क बेडशीट्स हमें तैयार करानी है। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम काम को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। स्टाफिंग में क्या करते हैं, स्टाफिंग में हम करते हैं अपॉइंटमेंट्स। एक बात और याद रखो यहां पर, इसको ऐसे बोल सकते हैं, पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब रखना, जो आदमी जिस चीज के लिए परफेक्ट है उस आदमी को उस काम के लिए रखो। एक डॉक्टर चाहिए तो आप डॉक्टर रखेंगे, एक इंजीनियर चाहिए तो एक इंजीनियर रखेंगे। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग में हम गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को काम करने के लिए, सुपरवाइज करते हैं। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं,
या फिर हम मॉनिटर करते हैं। कंट्रोलिंग का नाम ही क्या है, कंट्रोलिंग। जो आपने प्लान्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करते हैं कि भाई काम हमारा अकॉर्डिंग टू द प्लान हुआ या नहीं हुआ, तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ठीक है जी, तो ये आपके 5 फंक्शंस हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा। क्वेश्चन हमारा कह रहा था शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी who developed some prints for bed covers in bright color on silk. Which function of management is highlighted in the context? अब यहां पर देखिए उसने क्या किया, एक टीम हायर करी जो कि किस में एक्सपर्ट है, डिजाइनिंग में और क्राफ्ट्स में। तो भैया उसने ये टीम क्यों हायर करी, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट थी। अब इसकी जगह पर कोई वो ऑफिस बॉय हायर कर ले, चाय बनाने वाला, कोई और किसी काम के लिए रख ले कि भाई जो फील्ड वर्क करेगा, तो क्या वो इस काम को कर पाएंगे। तो वो टीम उसने किस लिए रखी है, जो आदमी जिस काम के लिए एक्सपर्ट है उसने वो रखा है। ठीक है, तो उसने टीम क्यों रखी है, शी इज पुटिंग द राइट पर्सन्स ऑन द राइट जॉब। उसको एक टीम चाहिए जो कि किस पे काम कर सके, सिल्क पे काम कर सके, और वो उसने टीम वो लेके आ गई। सही है। अब इसकी जगह कोई इंजीनियर डॉक्टर रख ले तो वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सिंपल है, जो काम है वो उसी से करवा रही है। तो दिस इज, ये हमारा किस चीज में आया था, जो हमने बोला था आपसे पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, तो वो था हमारा स्टाफिंग के अंदर। 5 फंक्शंस में से स्टाफिंग के अंदर हमने अपॉइंट किया था जिसको हमारी जहां पर जरूरत थी। तो यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा बी, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। हमारा आंसर हो गया बी, वो पहले ही निकल के आ गया। अब कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है किसी चीज को चेक करना, किसी चीज को मॉनिटर करना, ये होता है हमारे कंट्रोलिंग। प्लानिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये होता है प्लानिंग। डायरेक्टिंग का मतलब गाइडिंग। तो सिंपल अकॉर्डिंग टू द केस आंसर देना है आपको, जो ऊपर लाइंस डिस्कस की गई है उसके हिसाब से हमें आंसर देना होता है। ऊपर वाली लाइन के हिसाब से आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया स्टाफिंग। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द अबव केस कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट, देखिए भाई कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूछेगा अब यहाँ पे, इज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। द अबव लाइन फोकस ऑन विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन से फीचर पे फोकस किया गया है। अब भाई उसने आपको एक गोल बता दिया, एक ऑब्जेक्टिव बता दिया, क्या कि भाई आपको सेल्स को बढ़ाना है, किसकी, इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट की सेल्स को इंक्रीज करना है। तो साफ साफ दिख रहा है किस चीज पे कह रहा है वो, और बोल भी रहा है वो ऑब्जेक्टिव को प्रमोट, ऑब्जेक्टिव हमें पूरा करना है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, कहीं इंटेंजिबिलिटी की बात नहीं कही, कहीं पे ये नहीं कहा गया कि भाई वो जो है दिखता नहीं है बट वो नोटिसेबल है, इस चीज की बात कहीं नहीं कही गई, तो आंसर ये नहीं होगा। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्या इसकी बात कहीं कही गई है, हाँ जी बिल्कुल कही गई है। यही कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव गोल क्या है उसका, प्रमोट करना इंडियन हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की सेल्स को। मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर, एवरीवेयर वाली बात नहीं कही गई है, ये भी नहीं होगा। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा सिंपल हो जाएगा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि यहां पर उसने बता दिया कि भाई हमारा जो गोल है वो पूरा हो रहा है। तो मैनेजमेंट सब लोगों को ग्रुप एक्टिविटी करके हमें गोल को अचीव करना होता है। आंसर हमारा हो गया सिंपल बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द अबव केस एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट सबा इज वर्किंग, हमने आपको सीधा बता दिया कि वो कौन सी थी। चलिए मैं दिखा देता हूं, ये हमने पहले ही चीज लिख ली है। भाई सबा इज द ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर है तो वो कहां चली जाएगी, वो हमने लिख दिया था पहले ही कि वो जाएगी मिडिल लेवल में, मिडिल में जाएगी। ठीक है, चलिए आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबा सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर्स फॉर स्पेशल festive occasions and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep cost under control। आ गई बात कंट्रोल की। सबा ने सजेस्ट किया कि भाई जो हम सिल्क बेड कवर्स बनाते हैं तो उनका क्या करना है, उनको केवल और केवल स्पेशल ओकेजन में बनाएंगे। अगर हम हर समय बनाएंगे तो हर समय वो बिकना नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। अगर हम उसको डेली रूटीन के हिसाब से बनाएंगे तो इसको केवल और केवल स्पेशल ओकेजन के लिए तैयार कराना है।
इससे हमारे, अगर हम एक साथ बनवा के रख लेते हैं तो हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट पड़ जाएगी हमारे ऊपर, जिसकी वजह से अगर आप ओकेजनली बनवाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल रहेगी। अब कंट्रोलिंग की बात हमने कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में की थी, उसने पूछा है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस कंटेक्स्ट, इसमें कौन से फंक्शन मैनेजमेंट का हाईलाइट किया गया है। अब सबा ने बात की है कंट्रोलिंग की, किसको, कॉस्ट को कम करने की, कंट्रोल करने की, तो आंसर तो आपको सामने दिख रहा है, चेक करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, वो सब कहां आ जाता है, वो आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग में। चलिए देखते हैं क्या कोई कंट्रोलिंग ही है इसका आंसर। तो आंसर हमारा जो है, क्या हो गया, सॉरी, आंसर हमारा है कंट्रोलिंग, आंसर हमारा कंट्रोलिंग है। स्टाफिंग की कहीं बात नहीं की गई क्योंकि किसी भी हम पर्सन के ऊपर वाले केस में बात नहीं कर रहे हैं। इन लाइंस के अंदर कहीं पर भी आप नए बंदों को नहीं लेके आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग, काम को छोटे भागों में हम नहीं बांट रहे हैं। प्लानिंग, हमने प्लान की भी बात ऊपर नहीं की है। केवल और केवल सबा सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर्स for special festive occasions and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep cost under control। ठीक है, तो आंसर हमारा सिंपली हो जाएगा कंट्रोलिंग। आंसर इज ए, दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट केस कहता है रवि वर्क्स एज द कॉस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट हेड, ये भी हेड है तो ये भी मिडिल में गया, of a company in power sector. As a result of his excellent managerial competence, the company is able to reduce cost कम हो गई, it means efficient, increase productivity. The company belongs to infrastructure sector wherein regular amendments are made in the government regulations and policies. He holds regular meetings. अब वो क्या करता है, रेगुलर मीटिंग करता है to ensure that people in his department are not only aware of the related changes but are also able to adapt to these changes effectively. This helps the company to maintain its competitive edge. He motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve their personal goals while contributing to overall organizational objective. अब देखिए यहाँ पे एक बात रिपीट करूंगा मैं क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा जरूर। He motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve their personal goals while contributing to the overall organizational objective. In the process of fulfilling his duties for the growth of the organization, he helps in providing competing services, adopting new technology, creating more employment opportunities वगैरह वगैरह for the greater good of the people at large. बहुत आसान केस है, जितना केस बड़ा होता है उतना केस आसान होता है, ये समझ लो। एक बंदा है क्या, रवि नाम का, जो कि कॉस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट का हेड है। वो कंपनी पावर सेक्टर कंपनी है, उसके डिसीजंस बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम हो रही है, कंपनी में कंपनी के खर्चे कम हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही गई कि वो रेगुलर मीटिंग्स लोगों की लेता है। ही होल्ड्स रेगुलर मीटिंग, वो किस लिए, क्योंकि जो चेंजेस हैं, यहाँ पर ऊपर बात कही गई ना, बार बार गवर्नमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट के डिसीजन में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो रेगुलर मीटिंग लेता है जिसकी वजह से लोगों को चेंजेस के बारे में पता चल जाता है। दिस हेल्प्स द कंपनी टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। ठीक है, वो लोगों को मोटिवेट करता है, अपनी टीम को मैनेज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सनल गोल्स लोगों के पूरे होते हैं, किसके साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी दोनों पूरे हो रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ही हेल्प्स प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सर्विसेज, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें, और सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट वगैरह, विच फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एट लार्ज, लोगों के लिए काफी अच्छा काम हो रहा है। चलिए सिंपल केस है, पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्सीलेंस मैनेजरियल कॉम्पिटेंस द कंपनी इज एबल टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड हियर।
कौन सा मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस यहाँ पर आया है, इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की आई है। अचीविंग ग्रुप गोल्स, अब बात किसके लिए कर रहे हैं हम, बात हम कर रहे हैं कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। कॉस्ट कम हो रही है और हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इससे कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपके सामने निकल कर आता है। अगर यहाँ पर गोल ओरिएंटेशन की बात होती तो गोल की अभी कोई बात नहीं कर रहे, तो अचीविंग ग्रुप गोल्स नहीं आएगा। क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसकी बात नहीं की, कहीं पर हमने ये बात नहीं की कि वो अपने हिसाब से लोग डिसीजंस ले रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं की कहीं पे भी, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंस नहीं आएगा। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर कहीं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात की गई है, वो भी नहीं आएगा, तो ऑब्वियस आंसर डी हो जाएगा, इंक्रीज एफिशिएंसी। अब आप कहोगे एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर दी, अरे भाई हमने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो इफेक्टिवनेस और एक होती है हमारी एफिशिएंसी। अरे 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 हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हमने तो यहाँ पर कर रखा है ये पहले ही। इफेक्टिव जब आपका टाइम पे काम पूरा होता है, एफिशिएंट जब आप मिनिमम रिसोर्सेज के साथ कम कॉस्ट के साथ काम करते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं एफिशिएंट। ठीक है जी, चले यहाँ पे वही तो बात है, एफिशिएंसी क्यों बढ़ रही है, उस चीज की एफिशिएंसी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारा काम जो है वो कम से कम कॉस्ट में पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो आंसर हमारा सिंपली हो जाएगा, आंसर इज डी, आंसर इज डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। He holds regular meeting to ensure that people in his department are not only aware of the related changes but are also able to adapt these changes effectively. He does this in a conscious and deliberate manner. He is engaged in. अब वो जो है रेगुलर मीटिंग्स लोगों की करता है, होल्ड करता है, क्यों, क्योंकि भाई जो चेंजेस हैं वो लोग उनसे अवेयर हो जाएं। गवर्नमेंट बार बार चेंजेस लेके आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो चेंजेस जो हैं वो अडेप्ट कर लें, कौन लोग, जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो चेंजेस अडेप्ट कर लें। ठीक है जी, तो वो इसलिए करता है, ही डज दिस इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, बहुत सोच समझकर ये वाला स्टेप लेता है। वो क्या चाहता है कि भाई हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो। आपने केस में पढ़ा था कि उसी के करने से उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो बच रही हैं। तो वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा इसलिए करता है कि लोग आपस में एक दूसरे के जो काम है उसको समझे, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज ना करें। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। डायरेक्टिंग का मतलब हमने आपको बताया था, डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइड करना, सुपरवाइज करना, ये सब होता है डायरेक्टिंग का मतलब। कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू चेक whether our performance is going according to the plan or not। ठीक, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन का हमने आपको मतलब बताया था, इट इज अ थ्रेड which binds all the functions of management, जिसकी वजह से आपकी रिसोर्सेज वगैरह बच जाती हैं। इट इज नॉट द सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट रिक्वायर्स इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक वो धागा जो सारे फंक्शंस को बांध करके रखता है। कोऑर्डिनेशन किस लिए काम आता है, कोऑर्डिनेशन काम आता है सिंक्रोनाइजेशन में, आपसी तालमेल बिठाने में। ऑर्गेनाइजिंग एक वो फंक्शन है जो क्या करता है, काम को छोटे छोटे भागों में बांट देता है। अब जरा केस के बेस पर ही आप हिसाब लगा लीजिए, कहीं पर गाइडिंग वगैरह की बात की नहीं की, कोई कंट्रोलिंग, कोई चेक, कोई मॉनिटर करने की बात नहीं की, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं किया, तो आंसर तो एलिमिनेशन मेथड से भी कोऑर्डिनेशन ही आ रहा है। और वैसे भी हमारा आंसर जो है कोऑर्डिनेशन ही है, क्योंकि हमने बोला है एबल टू अडेप्ट दीज चेंजेस। He does this in a conscious and deliberate manner। लोगों को एक साथ बिठाता है, बात करता है, मीटिंग लेता है, उनकी प्रॉब्लम्स बताता है, फिर सॉल्यूशन बताता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आंसर हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए पॉप करके आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve their personal goals while contributing to the overall organizational objective। तो सबसे पहले तो आपको पता होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किसी भी जगह के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव,
फिर होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, और फिर लास्ट आता है हमारा पर्सनल या फिर बोल सकते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब आप कहेंगे कि भाई इन दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस ये है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। सब लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पहले नंबर पर रखना होता है, फिर उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव को दूसरे नंबर पर, यानी कि हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना होता है। ठीक है। पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब जब आप और हम दोनों ऑब्जेक्टिव पूरा करने के बाद अपने बारे में जब बात करेंगे कि भाई हमें अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छे पर्क्स, अच्छे बेनिफिट्स हमें चाहिए, अच्छे हमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स चाहिए, तो इसको बोलते हैं पर्सनल या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या कहा गया, वो इस तरीके से मोटिवेट करता है अपनी टीम को दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स, उनके पर्सनल गोल्स पूरे हो जाते हैं व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करते करते उनके पर्सनल गोल्स पूरे हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट टॉक्ड अबाउट इन दीज लाइंस। अब आप देखो, यहीं पर ही देख लो, दो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की गई है, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की गई है और दूसरा हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव के, पर्सनल गोल के बारे में बात की गई है। बात किसके बारे में नहीं की गई? बात यहां से इस फ्लो चार्ट से क्लियर है, सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में इन लाइंस में बात नहीं की गई। तो आंसर हमारा डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हुई है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात हुई है, सोशल ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हुई है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सर्विसेज, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल। यानी लोगों की अच्छाई के लिए वो क्या क्या काम कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव सर्विसेज दे रहे हैं एट लार्ज। Which of the following significance of management is reflected here? कौन सा मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस यहां पर रिफ्लेक्ट की गई है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज एफिशिएंसी, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल आपको दिख रहा है वो किसके लिए काम कर रहे हैं? लोगों के लिए, लोगों के लिए यानी कि सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो कौन सा इंपॉर्टेंस, कौन सा सिग्निफिकेंस यहाँ पूरा हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात की गई है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर अभी इस इन लाइंस में कोई बात नहीं की गई। अब आप सोचते हैं सर वहां पे केस में तो करी थी, हमें केस नहीं देखना। जब वो हमें हाईलाइट कर रहा है, हमें मेंशन कर रहा है कि इन 3 लाइन में से ढूंढो, तो आंसर इन 3 लाइन में से ढूंढना है, पूरे केस में से नहीं ढूंढना। एफिशिएंसी की बात कहीं नहीं कही गई इस वाले केस में, इस वाली लाइंस में डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की गई। केवल और केवल सोसाइटी की बात की गई है कि भाई वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, कि भाई वो जो है न्यू टेक्नोलॉजी हमारी यूज कर रहा है, तो वो किस लिए? फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एट लार्ज, सोसाइटी के संदर्भ में बात कर रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर इज ए। ठीक है, तो यहां तक केस स्टडीज मैक्सिमम हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूं इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हमने एमसीक्यू किया नॉर्मल वाला, हमने असर्शन रीजन एमसीक्यू किया, वो भी बहुत अच्छे से हमने किया, हमने केस बेस ऐसे एमसीक्यूज किए और हमने आपको ये बताया भी कि भाई केस बेस एमसीक्यूज होंगे कैसे, कैसे उसको पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को क्यों पढ़ना है, पहले केस को क्यों नहीं पढ़ना, हमने ये सब बातें आपको बता दी। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा प्लीज, और मैं उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको सब समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो केल्विन टीम आपके साथ हमेशा अवेलेबल है 24/7, कभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ देखते रहिए केल्विन को।